हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर हम इस अर्थ से शुरू करें, क्योंकि यही मेन है, जिस जमीन पर हम रहते हैं, अर्थ इसको कहते हैं, लैंड कहते हैं, जमीन, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ के लगभग 3 डोमेन हैं मेन, 3 डोमेन, 3 इसके स्फीयर्स हैं। आप लोग पढ़े होंगे 6 वगैरह में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये 3 डोमेन्स हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ लैंड, डोमेन्स ऑफ द अर्थ 3 हैं। तीनों के साथ या कह सकते हैं तीनों में ही मर्ज हुआ एक ऐसा स्फीयर है जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जैव मंडल। देखो, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और तीनों में थोड़ा थोड़ा बायोस्फीयर है, जैव मंडल। बायोस्फीयर इन तीनों में फैली हुई वो एरिया है, एक नैरो एरिया है जहां जीव रहते हैं। अब जीव कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे मिट्टी में भी रहते हैं, कुछ हवा में भी रहते हैं, चिड़ियाँ वगैरह हवा में उड़ती रहती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हवा में रहते हैं, जल में भी रहते हैं। तो ये बायोस्फीयर तीनों में फैला हुआ है, तीनों में मर्ज है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पीपल डिटरमिन्ड बाई, कंसंट्रेशन बोलते हैं घनत्व को। एक तरह से लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, कौन सी एरिया ज़्यादा घनी है, कौन सी एरिया विरल है, यहाँ कम लोग रहते हैं, कौन कौन चीज़ें डिटरमिन करती हैं इसको? कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, लोग कहाँ कैसे रहते हैं, ज़्यादा कहाँ रहते हैं, कम कहाँ रहते हैं। इनके लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ लैंड, जमीन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, उसके बाद सॉइल मिट्टी कैसी है लैंड की, वाटर वहाँ है कि नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, और दूसरे और भी नेचुरल चीज़ें, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सब चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें कहाँ कहाँ कितनी पाई जाती हैं, उसी हिसाब से लोग वहाँ बसते हैं, रहते हैं। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर लैंड एरिया 29% है, बाकी 71% क्या है? वाटर है। चाहे वो ओशन में हो, समुद्र हो, महासागर हो, झीलों हो, नदियाँ हो, बर्फ़ से ढका हुआ हो, वो सब 71% है। ज़मीन जो ऊपर दिखाई देती है वो 29% है। अब 29% ज़मीन में भी सब जगह तो लोग रहते नहीं हैं। पहाड़ों पर लोग नहीं रहते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर। रेगिस्तान में भी बहुत कम लोग रहते हैं। जंगलों में भी, घने जंगलों में भी बहुत कम लोग रहते हैं। खास तौर से अगर ये अर्थ है तो ये जो इक्वेटर वाली एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़े घने जंगल हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। जो माउंटेनियस एरिया है, ऊपर बड़ी बड़ी चोटियाँ, यहाँ तो बहुत कम लोग रहते हैं। तो देखा जाता है कि लोगों का घनत्व कहाँ कितना है। तो इसी ज़मीन पर सारी ज़मीन जो है
रहने लायक नहीं है, 29% में भी कुछ ही ज़मीन रहने लायक है। तो रेगिस्तानी और हिली एरियाज तो नहीं ही रहने लायक है। अब इन जगहों पर घनत्व का हम लेके चलते हैं, तो था इसको मिटा दूं। कुछ जगहों पर तो बड़े कम, स्पेशली पॉपुलेटेड, और डेंसली पॉपुलेटेड। स्पेशली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड, DENSELY। स्पेशली पर देखो, स्पेशली का मतलब होता है विरल जनसंख्या, जहां कम लोग रहते हैं। विरल, और इसका बोलते हैं घनी एरिया, जहां ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया जो होती है, तो सबसे पहले क्यों लोग कम रहते हैं? एक तो रग्ड टोपोग्राफी, ये कुछ शब्द है, बताता हूं। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब जहां की जमीन उबड़ खाबड़ हो, रहने लायक नहीं हो। टोपोग्राफी बोलते हैं जमीन की सतह, वो रग्ड हो, रफ हो, या स्टीप स्लोप हो। स्टीप स्लोप्स हो, ऐसे स्लोप बहुत ज़्यादा हो, वहाँ कौन रहेगा, कैसे कोई रहेगा। माउंटेन्स हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन, पहाड़ हो। वाटर लॉजिंग, जहाँ खूब पानी लगता हो, ऐसी जगहों पर भी कोई कैसे रहेगा, जहाँ हमेशा पानी भरा रहेगा। उसके बाद डेजर्ट में और फॉरेस्ट में, घने फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं, इन जगहों पर लोग बहुत कम, उनकी जनसंख्या होती है, बड़ी विरल जनसंख्या होती है, कम लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप, माउंटेन्स, वाटर लॉजिंग, डेजर्ट, इन एरिया में बड़े विरल लोग, कम लोग रहते हैं, दूर दूर कहीं कहीं मकान में रह लिया ऐसे। लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, खास तौर से प्लेन्स, हम लोग जहाँ हैं, जैसे ये मैदानी इलाका, ये जो एरिया है, रिवर वैलीज, नदियों की घाटियाँ, रिवर वैलीज, ठीक है। और ये जो VANN, ऐसे उधर सिंध नदी का है, गंगा जमुना का है, ब्रह्मपुत्र का है, ये पूरे मैदान है जहाँ की ज़मीन बिल्कुल प्लेन है, इरिगेशन के साधन है, सिंचाई के साधन है, वाटर खूब अवेलेबल है। तो यहाँ जनसंख्या डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत सघन है, बहुत घनी है। तो कह सकते हैं कि इस ज़मीन पर जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है, असमान है, कहीं खूब ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं बता दूं, लैंड यूज, जमीन का उपयोग कैसे किया जाता है, हम किस काम के लिए करते हैं, जमीन का उपयोग हम किस काम के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं या करते हैं। देखो, जमीन का उपयोग या लैंड यूज कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फिर कहूँगा वही टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जमीन की ऊपरी सतह की बनावट, सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, रेत है क्या है, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उसके बाद क्या वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं,
मिनरल्स के बाद वहाँ वाटर कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग खुद एज ए रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद टेक्नोलॉजी, एंड कर सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजी। देखो, जमीन का उपयोग किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? टोपोग्राफी पर। जमीन समतल है कि ऊपर, समतल जमीन है तो बहुत ज़्यादा उसका उपयोग होगा। वहाँ की सॉइल अगर अच्छी है, फर्टाइल है, तो खेती वेती खूब होगी, घर मकान बनेंगे, फैक्ट्रियाँ बनेंगी। फैक्ट्रियाँ ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ों पर नहीं बनती हैं, समतल एरिया में बनती हैं। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है? बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में लोग नहीं बसते हैं। मिनरल्स अगर हैं तो माइंस बहुत ज़्यादा होंगी, माइनिंग का काम ज़्यादा होगा। वाटर अगर है तो खेती के लिए भी, फैक्ट्रियों के लिए भी, हर चीज़ के लिए। और वहाँ जो ह्यूमन बीइंग हैं, उन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बना रखी है, उसका उपयोग कैसे करें, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटर रिलेटेड। अगर वहाँ खूब ज़्यादा मनुष्य हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, खूब सारी टेक्नोलॉजी वहाँ आई हुई है, ज़मीन का उपयोग खेती से लेकर इंडस्ट्री में हर चीज़ में हो सकता है। अब ज़मीन कुछ तो प्राइवेट ओन्ड होती है, प्राइवेट ओन्ड ज़मीन होती है, कुछ कम्युनिटी ज़मीन होती है, कम्युनिटी ओन्ड। प्राइवेट ज़मीन क्या है? व्यक्ति का अपना मकान, अपने खेत, या अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट कहलाती है। कम्युनिटी लैंड, चरागाह हो, ग्रेजिंग पार्क्स हो, पार्क हो, बच्चों के खेलने की जगह हो, जो आमतौर से जिसको ग्राम समाज की ज़मीन कहा जाता है, जो कंबाइंड रूप से है, उसको कम्युनिटी लैंड कहा जाता है। इसको सरकारी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन जो है दो तरह से कब्जे में होती है लोगों के। अब लोगों ने क्या किया है, ज़मीन का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा शुरू कर दिया है। ज़मीन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। अब ज़मीन के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा अपने लालच की पूर्ति करने में लगा हुआ है। एक मकान है तो 4 मकान हो जाएं, एक गाड़ी है तो 10 गाड़ियां हो जाएं, एक फैक्ट्री है तो 4 फैक्ट्रियां और हो जाएं। इस तरह की लालच हो गई है। चलिए, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करते हैं, क्या उसको भी देख लिया जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करते हैं? फिर वहीं आ जाएंगे। सबसे पहली चीज तो क्लाइमेट है, जलवायु। नंबर 1 क्लाइमेट। नंबर 2 टोपोग्राफी, वही चीजें बार बार आ रही हैं। नंबर 3 टाइप ऑफ सॉइल। नंबर 4 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और नंबर 5 है मिनरल्स। मिनरल्स। और नंबर 6 कर लीजिए टेक्नोलॉजी। देखिए, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं।
जहाँ की सॉइल अच्छी होगी, जमीन समतल होगी, प्लेन होगी, वाटर अच्छा अवेलेबल होगा, क्लाइमेट अच्छी होगी, तो वो जमीन खेती वेती के खूब काम आएगी। खूब लोग वहाँ घर मकान बना के रहेंगे, सेटलमेंट अच्छी होगी। जहाँ पर मिनरल्स खूब पाए जाएंगे वहाँ पर माइंस होंगी, वहाँ फिर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, फिर वहाँ भी सेटलमेंट शुरू होगा, मार्केट बनेगी। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं टेक्नोलॉजी पर। आप टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जो इन सब को डिसाइड करती है। अब एक चीज़ और हम लोग देख लें कि इनके साथ साथ लैंड यूजफुलनेस, जमीन का उपयोग हमारे लिए कैसे कैसे होता है। लैंड यूजफुलनेस, जमीन की उपयोगिता। देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, 95% हमारे आवश्यकता की चीज़ें ज़मीन से ही मिलती हैं। 95% ज़मीन से मिलती हैं। कुछ 60 में बता दूं। नंबर 1 टिम्बर, मतलब लकड़ी, गम्स, रेजिन्स, टिम्बर्स, गम्स, रेजिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स तो सब जंगलों से ही निकलती हैं, मिलती हैं। 99% आयुर्वेदिक मेडिसिन सब हर्ब्स वगैरह से बनाई जाती हैं, सब जंगलों से निकाली जाती हैं। और दूसरी चीज़ उसमें क्या है, लैंड यूजफुलनेस का है, मिनरल्स डिपॉजिट्स। देखिए, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब जमीन से निकाले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये पाए जाएंगे तो उसकी तो उपयोगिता बढ़ेगी, वहाँ माइनिंग होगी, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। जहाँ खूब सारी माइनिंग होगी, मिनरल्स होंगे, फैक्ट्रियाँ वहीं लगती हैं। और ज़मीन अगर अच्छी है, प्लेन है, सॉइल अच्छी है, तो क्या होगा, प्रोवाइड रिच फार्मिंग ग्राउंड्स कह सकते हैं। ज़मीन अगर अच्छी है, सॉइल अच्छी है, वाटर क्लाइमेट ठीक है, तो ज़मीन खेती के उपयोग के लिए है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस हो सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। देखिए, लोग अक्सर साउथ में या हिमाचल में या आसाम के तरफ उधर लोग जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों में, ये टूरिस्ट प्लेसेज हैं। फिर ज़मीन का उपयोग प्रोफेशनल तरीके से भी हो सकता है, प्रोफेशनल यूज। देखिए, आज कई जगह IT हब्स बनाए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं, प्रोफेशनल तरीके से हो सकता है इसका उपयोग। अब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ज़मीन का उपयोग सही तरीके से नहीं, सस्टेनेबल रूप में नहीं, एक्सप्लॉइट वाले रूप में कर रहे हैं। हम ज़मीन का दुरुपयोग करते हैं। जिस ज़मीन पर बार बार खेती की जाएगी उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। जिस ज़मीन में पानी लगेगा वो ज़मीन भी खराब हो जाएगी। जहाँ पर खूब सारी माइनिंग की जाएगी वहाँ पहाड़ धसकने लगेंगे, गिरने लगेंगे, वो ज़मीन भी खराब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को, लैंड रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन को रोकना मतलब कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, संरक्षण। तो सबसे पहली चीज तो ये है, नंबर 1, चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान को और बढ़ने से रोकना। डेजर्ट एरिया कम हो, ज़्यादा बढ़ती न जाए। और एडॉप्टिंग या एडॉप्ट साइंटिफिक मेथड, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे माइनिंग में, चाहे किसी चीज़ में, हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। और नंबर 3 कर लीजिए, कंजर्व सॉयल एंड फॉरेस्ट फ्रॉम इरोजन, मिट्टी का इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकना, जंगलों के कटाव को रोकना, सॉइल को रोकना, और इसके लिए एफॉरेस्टेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। चौथा कर लीजिए, फॉरेस्टेशन, फिर से वृक्षारोपण जिसको कहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं लैंड के। अब देखिए, मैंने इस टॉपिक का इतना हिस्सा इस वीडियो में कवर किया है। इसके आगे का हिस्सा जिसमें सॉइल्स वगैरह का विस्तार से आएगा, उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से वीडियो को पढ़ना, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो, आप फ़ोन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।